ये 3 दोस्तों की कहानी है। ये 3 दोस्त हैं, बेचारे कारोबार की तलाश में इंटीरियर से शहर आए काम ढूंढने के लिए। बेरोजगारी बहुत है। अब ये शहर आ तो गए हैं, जाहिर अब जब आके आ तो गए हैं, जाहिर अब जब आके शहर जब आ जाएंगे तो रुकने के लिए इन्हें जगह भी चाहिए। अब ये बेचारे जब इंटीरियर से शहर आ गए, इन्होंने एक रात तो अपनी किसी होटल में बैठ के गुजार दी, सारी रात। कि यार दिन निकलता है, क्योंकि जब ये शहर पहुंचे हैं तो रात हो चुकी है। रात में इनके पास इतने पैसे नहीं है कि कहीं होटल का कमरा लेके रह लिया जाए। ये तीनों आपस में फैसला करते हैं कि हमने जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं इसको बचा के रखना है, लिहाजा रात यहीं गुजारते हैं। दिन निकलने के बाद किसी एजेंसी में जाके बात करेंगे, ऐसा ही होता है। इन्होंने रात एक होटल में बैठ के गुजारी है, दिन हुआ है। अब दिन निकला तो ये स्टेट एजेंसी पहुंचे, एक स्टेट एजेंसी पहुंचे और वहां जाके कहते हैं देखिए सर, हमें एक अदद कमरा चाहिए, एक अदद कमरा चाहिए जिसमें हम तीनों रह लेंगे, लेकिन कमरे का किराया कम होना चाहिए। तो वो एजेंसी वाला वो इनको देख रहा है और कहता है कि कहाँ रहते हो? कहता है हम लोग तो इंटीरियर से आए हैं। कहता है भाई सबसे पहले तो तुम्हारा ये जरूरी है कि तुम्हारा यहाँ कोई जान पहचान का होना चाहिए ताकि मैं तुमको भरोसा करके कहीं मकान दिला दूं। तो वो कहता है देखिए परेशान ना हो, हम लोग ईमानदार लोग हैं, ये हमारे आईडी कार्ड है, आप ये ओरिजिनल हमारे जो है अपने पास रख ले, हमें कॉपी करा के हमको दे दे, लेकिन ये कार्ड अपने पास रख ले। वो कहता है वो तो बात का फॉर्मेट है, लेकिन मुझे ये बताएं कि तुम्हें जो घर या कमरा चाहिए उसका मैक्सिमम किराया क्या होना चाहिए? तो ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बोला कम से कम कितना हो जाएगा? तो वो कहता है कि तुम्हें कितने तक का मकान चाहिए, कमरा कि जो तुम तीनों के लिए हो जाए? वो कहता है कहीं भी दिला दे, लेकिन पैसे कम होने चाहिए। तो एजेंसी वाला थोड़ी देर के लिए खामोश होता है और फिर इनसे कह रहा है किराया, हाँ एक कमरा है तो सही मेरे पास, लेकिन क्या है कि वो जो कमरा है वो 3rd फ्लोर पे बना हुआ है, सिंगल कमरा, लेकिन उस कमरे के बिल्कुल सामने यानी घर के बिल्कुल सामने पूरा कब्रिस्तान है। तो क्या तुम तीनों वहां रह लोगे? तो उनमें से एक कहता है भाई कब्रिस्तान तो मरने के बाद जाते हैं, तुम जीते जी भेज रहे हो। तो कहता है तुमने कहा है कि किराया कम हो। कहता है हाँ किराया कम हो। तो कह रहा है मेरे पास यही कमरा है जिसको तुम तीनों अफोर्ड कर सकते हो, दैट्स इट। ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं ठीक है हमें वही कमरा दे दीजिए जो कब्रिस्तान के सामने है। ये एजेंसी वाला उनको वहां घर पे लेके गया है, वो कमरे का सर्वे कराया है। अब इन्होंने चूज क्या करना था कि जी हमने नहीं रहना है, नहीं, ये उन्हें वहां ले गया और उस कमरे के बोलते हुए देख रहे ये है जो भी कुछ है। उन्होंने देखा बोला हाँ ठीक है, बोलो ठीक है समझ में आ गया। अब उन तीनों ने मिलकर उस कमरे में रिहाइश डाल दिया। आज में दस्तूर दिन गुजर रहे हैं, 2-4 दिन गुजरे। अब चूंकि ये रात में सो रहे हैं, दिन में उठ के काम की तलाश कर रहे हैं, शाम को फिर तीनों एक साथ जमा हो जाते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ। वो सारे दिन की एक्टिविटीज बताते हैं, यार मैं वहां गया, उसने मुझसे ये मांगा, मैं वहां गया, वो मुझसे ये मांग रहा था, काम नहीं मिल रहा। ये तीनों हस्ब दस्तूर अपनी जगह पे बैठे हुए उसी कमरे में। उनमें से एक उठता है और बालकनी में आता है। बालकनी में आके उसने सिगरेट जलाई है और सिगरेट जला के बालकनी में खड़ा हुआ और कब्रिस्तान की तरफ इसकी नजर है और अपने आप से हम कलाम है कि देखो कितना सन्नाटा है, किस कदर खामोशी है। यहां ऐसे ऐसे लोग दफन हैं जो ये कहते रहे कि उनके बगैर दुनिया कैसे चलेगी, कब्रिस्तान की तरफ देख के। लेकिन दुनिया तो रवा दवा है अहमद, वो जो जाने होता है जिसको वो जाता ही जाता है। ये अपने आप से हम कलाम और कब्रिस्तान की तरफ देख रहा है कि आखिर हमारा मकाम यही है। तो क्या देखता है अचानक कि कब्रिस्तान की तरफ एक मैयत बस आ रही है। मैयत बस आके खड़ी हुई है, बस में से जनाजा उतारा गया है और कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। अब इत्तेफाक ये है कि जहां वो जनाजा लेके जा रहे हैं, इसको सब कुछ नजर आ रहा है कि सामने कब्र खुदी है, ये जनाजा उसी कब्र के लिए। लोगों ने जाके वहां जनाजा रखा है, ये सारे मामला खड़े होकर देख रहा है। एक अंदर से कल्बी जो होता है ना, कल्ब, इसने उसको वहां बांध दिया कि पूरा कब्रिस्तान का मंजर ये देख रहा है खड़ा होके कि लोग आए, जनाजे को कब्र में उतारा है, मैयत को कब्र में उतारने के बाद तदफीन हुई है, बिल्कुल दफनाने के बाद लोग अपने अपने चले। अब इत्तेफाक ये है कि जहां वो जनाजा लेके जा रहे हैं, इसको सब कुछ नजर आ रहा है कि सामने कब्र खुदी है, ये जनाजा उसी कब्र के लिए। लोगों ने जाके वहां जनाजा रखा है, ये सारे मामला खड़े होकर देख रहा है। एक अंदर से कल्बी जो होता है ना, कल्ब, इसने उसको वहां बांध दिया कि पूरा कब्रिस्तान का मंजर ये देख रहा है खड़ा होके कि लोग आए, जनाजे को कब्र में उतारा है, मैयत को कब्र में उतारने के बाद तदफीन हुई है, बिल्कुल दफनाने के बाद लोग अपने अपने चले गए दफनाने के बाद। अब ये खड़ा होकर सोच रहा है कि देखो यार, आए भी, अपनों ने ही मिट्टी डाली और अपने दफना के चले गए। अब जब वो चले गए तो ये क्या देखता है, अपनी बालकनी में खड़ा हुआ है, एक मोटरसाइकिल आई है, एक बाइक आई है, नीचे उसने बाइक खड़ी की है, इसको चेहरा नजर नहीं आया क्योंकि ये ऊपर है। वो बंदा आया है, उसने गाड़ी खड़ी की है और सीधा कब्रिस्तान के अंदर चला गया। अजनबी शख्स है। अब ये सोच रहा है कि हो सकता है कि ये कोई रिश्तेदार हो मरने वाले का, कि तदफीन हो गई, ये लेट पहुंचा,
तो ये अब कब्र के पास जाएगा। اور وہ بس جا چکی ہے. बस निकल गए, सब चले गए, ये सब के जाने के बाद आया है. अब जब ये कब्रिस्तान में घुसा है ये शख्स, ये इसको देख रहा है बालकनी से खड़ा होकर कि हाँ यार कब्रिस्तान में जा तो रहा है, ये गया भी और उसी कब्र पे गया जो कब्र अभी अभी ताजी है. अब ये क्या देख रहा है अहमद कि वो आदमी जो अभी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ है खाली हाथ नहीं था, उसके पास बेलचा भी था. उसने जाके वहां कब्र की खुदाई शुरू कर दी. جو قبر अभी पैक की गई है, ये दूर से खड़ा होकर देख रहा है कि उसी कब्र को वो शख्स मिट्टी हटा रहा है. ये देख रहा है कि ये मिट्टी क्यों हटा रहा है. इसने ये जज किया कि ये वही कब्र है जो अभी अभी बंद की गई है. लेकिन लम्हा गुजरा है अहमद, 2-3 मिनट के गैप से वो कब्र उसने जब हटाई है, कब्र हटाने के बाद वो आदमी जो अभी गया था चीखता हुआ भागता हुआ आ रहा है वापस. ये ऊपर खड़ा हुआ खौफजदा हो गया कि ये भागता हुआ क्यों आ रहा है. वो भागता हुआ आया और उसने अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा और किक मारी और मोटरसाइकिल स्टार्ट की. अभी मोटरसाइकिल लेके जैसे निकला है तो ये उसका चेहरा तो नहीं देख सका अहमद, लेकिन उसकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो उसको प्रॉपर नजर आ रही है कि ये इसकी बाइक की नंबर प्लेट है. वो बाइक गई. ये यही तजस्सुस में है कि यार लोग आए, दफनाया, चले गए. ये जो बाद में शख्स आया, ये बाद में भी आया, कब्र पे गया भी, कब्र खोदी भी, लेकिन बगैर कोई मामलात किए ही वहां से भागा है. اگر یہ رشتہ دار ہوتا فاتحہ کرتا, کیوں کھودتا, وہاں جا کے دعا کرتا, فاتحہ کرتا, کوئی اپنی قرآن خوانی پڑھتا رہتا, کوئی سارے سلسلے نپٹاتا. لیکن چونکہ وہ وہاں کھود رہا تھا اس لیے اس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ قبر آخر کیوں کھود رہا تھا. اس کے دماغ میں یہی بات رہی ہے احمد. اور نمبر پلیٹ اس نے چیک کی ہے کہ یہ نمبر ہے اس گاڑی کا. اب کیا ہوتا ہے احمد, اس نے دیکھ لیا کہ بائک کا نمبر تو اس کے دماغ میں سوار ہو گیا. خیر ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ حسب دستور روز کی روٹین ہو گئی اس کی کہ یہ روزانہ بالکنی میں آئے, سگریٹ جلائے اور کھڑا ہو کے سگریٹ پیے. لیکن اس کا مقصد کیا تھا جو کھڑا ہو کے وہ سگریٹ پی رہا ہے؟ اس کا مقصد اب یہ تھا کہ شاید وہ بائک والا دوبارہ اسے نظر آئے تو یہ اس سے جا کے پوچھے کہ تو بھاگا کیوں تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن وہ بائک والا پھر کسی جنازے کے پیچھے کسی جنازے کے پیچھے نہیں آیا. اور میتیں آئیں, دفنا بھی گئیں, چلے بھی گئے لوگ, لیکن وہ نہیں آیا جو اس دن بھاگا تھا, یعنی بائک والا. ہفتہ گزر گیا ہے, ایک ہفتہ گزرا ہے. اب کیا ہوتا ہے, ہفتہ گزرنے کے بعد ایک دن ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہا ہے. کون؟ جو بالکنی میں لڑکا سگریٹ پی رہا تھا. یہ ہوٹل پہ بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے تو چائے کا کپ پیتے پیتے جو اس کی نظر پڑتی ہے احمد, یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ سامنے بائکیں لائن سے کھڑی ہوئی ہیں. انہی بائکوں کے بیچ میں ایک بائک وہ بھی ہے جس کا نمبر اس کے دماغ میں ہے. یہ فوراً اس کی نمبر پلیٹ دیکھتا ہے, اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ وہی گاڑی ہے جو ہفتہ بھر پہلے میرے گھر کے نیچے کھڑی تھی. جو شخص آیا اس پہ بیٹھا اور چلا گیا, لیکن وہ شخص کون تھا یہ مجھے نہیں پتا. اس نے ارد گرد نظر ماری ہے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتا ہے میں کیسے پکڑ سکوں گا کہ اس میں کون سا شخص ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بیٹھ گیا یہ سوچ کے کہ جس کی یہ گاڑی ہے وہ بائک تو لینے آئے گا, اور جب وہ لینے آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا. ایسا ہی ہوا ہے. اب یہ بیٹھ گیا ہوٹل پہ اس کا انتظار کرنے کے لیے کہ جس کی وہ بائک ہے. حسب دستور ایسا ہی ہوا. ایک شخص آیا ہے کہ جس کی یہ گاڑی ہے وہ بائک تو لینے آئے گا, اور جب وہ لینے آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا. ایسا ہی ہوا ہے. اب یہ بیٹھ گیا ہوٹل پہ اس کا انتظار کرنے کے لیے کہ جس کی وہ بائک ہے. حسب دستور ایسا ہی ہوا. ایک شخص آیا ہے, اس نے اپنی بائک چابی لگائی, سائڈ لاک کھولا اور گاڑی نکالی ہے اپنی بیچ میں سے. اس نے وہاں سے گاڑی نکالی, یہ یہاں سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ہے. جیسے ہی وہ شخص بائک پہ بیٹھا ہے اس نے جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ٹھہرو. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی گاڑی کا سوئچ آف کیا ہے اور چابی اپنے ہاتھ میں لی. کہتا کیا بدتمیزی ہے. کہتا کچھ نہیں, میرا مقصد کچھ نہیں ہے, صرف تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہتا پہلے میری چابی دو. کہ ہاں چابی میرے پاس ہے. کہتا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہتا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہفتے پہلے, آپ کو یاد ہوگا, ایک ہفتے پہلے قبرستان آئے تھے. قبرستان آیا, آپ نے اپنی یہ بائک جو جس پر آپ بیٹھے ہیں یہ آپ نے میرے گھر کے نیچے کھڑی کی ہے. آپ قبرستان گئے ہیں, گئے تو ہیں, لیکن جب آپ واپسی آئے ہیں تو بھاگتے ہوئے آئے ہیں اور چیختے ہوئے آئے ہیں. کیوں چیخے, کیوں بھاگتے ہوئے آئے, بس مجھے یہ بتا دیں. تو وہ کہتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو, میں تمہیں کیوں بتا دوں, اور میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کیوں گیا تھا اور کیوں چیختا ہوا آیا. کہتا ہے دیکھو تم پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں, اور جو تم مجھ سے شیئر کرو گے میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. وہ کہتا پہلے وعدہ کرو. کہتا ہاں میں نے تم سے وعدہ کیا, میری زبان پہ اعتبار کرو. تو کہتا ٹھیک ہے تو پھر بیٹھو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. اب یہ پورا کانسنٹریٹ سے اس کی بات سن رہا ہے. کہہ رہا ہے میرے بارے میں سننا چاہتے ہو تو سنو, میں ایک کفن چور ہوں. کہتا کیا مطلب. کہتا ہے ہاں میں ایک کفن چور ہوں, اور جو بھی میت آتی تھی قبرستان میں, جو بھی میت آتی تھی, میں آدھے گھنٹے کے بعد, یعنی دفنانے کے بعد جب لوگ چلے جاتے تھے, آدھے گھنٹے کے بعد جا کے میں وہ کفن نکال لیا کرتا تھا.
जितने भी मुर्दे वहां दफनाए गए हैं, आधे आधे घंटे एक एक घंटे के गैप से मैंने उनके कफन चुराए हैं और बेच दिए हैं। यही सोच के मैं उस दिन उस कब्र के पास गया कि मैं इसका भी कफन चुरा लूंगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, मैंने कब्र खोदी, और कब्र खोदने के बाद जो मैंने देखा कि मुर्दे को पूरा अज़दा लिपटा हुआ है और उस अज़दे का मुंह मुर्दे के मुंह के पास है। जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो मेरी चीख निकली। अब जब मेरी चीख निकली तो अज़दे ने अपनी गर्दन घुमाई मेरी तरफ। अब जब मेरी तरफ गर्दन घुमाई तो मेरा वहां भागने लगा। तो मैं भागा और भागने के बाद मैंने स्पीड से अपनी बाइक दौड़ाई और मैं अपने घर पहुंचा। लेकिन ये बात ने मुझे बेचैन कर रखा था कि आखिर ये ऐसा क्या हुआ कि अभी दफना के लोग इसको गए हैं और इसका हिसाब शुरू हो गया। ये अजियत में है। मैंने उस दिन से कफन चुराने से तौबा की। मैं अब कफन नहीं चुराऊंगा। लेकिन ये बात मुझे खाई जा रही थी कि उसको अज़दा लिपटा क्यों, और अजाब में इतनी जल्दी अजाब में कैसे आ गया। तो मैंने, जानते हो क्या किया? ये उसको बता रहा है। तो जानते हो मैंने क्या किया? कहता है क्या किया? कहता है मैंने उसका नकली दोस्त होने का एक ढोंग किया कि मरने वाले का मैं दोस्त हूं। दोस्त बनके बड़ी मुश्किल से उसके घर का पता निकाला जो मरहूम था। उसके घर का पता निकाल के उसके घर तक पहुंचा। अब जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने जाके दरवाजा बजाया। उनके घर से कोई शख्स आया और मुझसे पूछा कि आप कौन? तो मैंने कहा कि जिसकी डेथ हुई है मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा आइए, वो तो मर गया, अब क्या किया जाए? कह रहे नहीं, वो तो मर गया है, मैं ताजियत के लिए आया हूं। यानी उसने बोला कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। दोस्त हूं और ताजियत के लिए आया हूं। मैं असल में शहर में था नहीं। ये झूठ बोला उसने कि मुझे मालूम हुआ कि वो मर चुका है, लेकिन मैं चूंकि यहां मौजूद नहीं था तो मैं उसकी ताजियत के लिए आपके पास आया। कहते जी बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। ये घर वाले कह रहे हैं बैठे हैं, आपको चाय पिलाते। वो कहते नहीं, चाय की जहमत ना कीजिए। किस कदर नेक बच्चा था आपका, किस कदर साले बच्चा था आपका। ये वो कह रहा है जो दोस्त बन के आया है। उसके माँ बाप से मुखातिब और कह रहा है कि आपका बच्चा तो बड़ा परहेजगार था, बहुत प्यारा बच्चा था, तमाम दोस्तों में बहुत अच्छा लड़का था। उसके बहुत सारे काम ऐसे थे कि जो नेकी में शामिल होते हैं। माँ कह रही है कि हाँ, बड़ा फर्माबरदार बच्चा था, बड़ा तमीजदार बच्चा था, लेकिन जब भी माँ बाप से बात करता था तल्ख लहजे में बात करता था, ऊंची आवाज में बात करता था। अब उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा है तो इसकी समझ में यह आ गया कि ओ मैं समझ गया, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान है। वो माँ बाप का नाफरमान था जिसको अज़दे ने लपेट रखा था। अहमद, इसकी समझ में आ गया। तो ये माँ से पूछ रहा है सुने क्या आपने कभी उसको बद्दुआ दी है? तो माँ कह रही है कैसी बातें कर रहे हैं, माँ बाप अपनी औलाद को कभी बद्दुआ देते हैं क्या? नहीं, मैंने उसको कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन कभी कभी दिल से निकलती थी। मेरे दिल से निकलती तो थी लेकिन ज़बान पर नहीं आई। लेकिन वो परवरदिगार है, वो दिलों के हाल जानता है। माँ बाप कभी भी औलाद को बोल के उसको बद्दुआ नहीं देंगे। दिल से निकलती है, दिल से जो निकली है वो अर्श तक जाती है। और माँ बाप अगर सोच ले तो मौला समझ जाए, बोलना तो बहुत दूर की बात है। इसकी सारी समझ में आ गया कि वो वालिदैन का नाफरमान था। ये सारी स्टोरी उसको वो होटल पे बता रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। और सुनो, वो शख्स जिसके अज़दा लिपटा हुआ था वो वालिदैन का नाफरमान था, इसलिए वो जो अज़दा लिपटा हुआ था ये उसकी वजह थी कि उसने जिंदगी में जीते जी अपने माँ बाप को कभी खुशी नहीं दी। उनसे जब भी बात करी तल्ख लहजे में बात करी, ऊंची आवाज में बात करी। उसकी माँ ने ये भी बताया कि वैसे बड़ा नेक काम, बहुत सारी चीजें, सब जरूरतें पूरी कर रहा है। अच्छा, जरूरतें भी पूरी कर रहा है। सब पूरी कर रहा है, यहाँ तक कि नमाजें भी पढ़ रहा है। अहमद, फर्माबरदार बच्चा, बड़ा साले बच्चा, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। अहमद, जब तुम घर में अपनी जन्नत की हिफाजत नहीं करोगे, अपनी जन्नत की इज्जत नहीं करोगे, सब बेकार है, मुंह पे मार दी जाएंगी ये नमाजें भी, सब कुछ। जब तक तुम माँ बाप के लिए अपने दिल में कहीं नरमी रखनी है, लहजे में सख्ती थोड़ी होनी चाहिए। तो उसको उस अजाब का जवाब मिल गया और शुरू हो गया। दफनाने के बाद जैसे ही लोग गए उसका काम शुरू हो गया। जबान में तलखी नहीं, दिल सख्त नहीं। मौला ने, देखो कितना प्यारा निजाम है रब्बुल आलमीन का, कि परवरदिगार ने जबान में और दिल में हड्डी नहीं रखी, वजह नरम रखना। ये दोनों चीजों को नरम रखना है।